एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। हम हमारा चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे और इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हमारा 5th लेक्चर है। अभी तक हम मोशन पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने अब तक 4 मोशन पैरामीटर्स डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला जो है वो है डिस्टेंस, सेकंड है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड जो है वो है स्पीड एंड एट लास्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वेलोसिटी। इन सब मोशन पैरामीटर्स के ऊपर हम सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। आज हम एक नया मोशन पैरामीटर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सेलरेशन। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उसका डिस्कशन का जो कोर था वो ये था कि जब पोजीशन के अंदर चेंज आया तो हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया। जब पोजीशन के अंदर चेंज आया तो चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम हमने वेलोसिटी को डिफाइन किया। चेंज इन पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। इसी तरीके से अब जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो हम एक नई मोशन पैरामीटर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्सेलरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि किन किन तरीकों से हम वेलोसिटी के अंदर चेंज ला सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका जवाब होगा जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, वो ये था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी अगर मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब कि अगर मैं मैग्नीट्यूड को चेंज करता हूं तो भी वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है और अगर मैं डायरेक्शन को चेंज करता हूं तो भी वेलोसिटी वेक्टर चेंज होता है और अगर मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करता हूं तो भी मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर जो है वो चेंज होता है। तो ये 3 तरीके होते हैं जिन तरीकों से मैं वेलोसिटी वेक्टर को चेंज कर सकता हूं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि बाय चेंजिंग मैग्नीट्यूड। अगर आपने गौर किया हो, लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज माय इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज माय स्पीड। तो मैग्नीट्यूड मुझे चेंज करना है वेलोसिटी का, इसका मतलब मुझे स्पीड को चेंज करना है। अब स्पीड को चेंज मैं 2 तरीके से कर सकता हूं, या तो स्पीड इंक्रीज हो सकती है या स्पीड डिक्रीज हो सकती है। चलिए पहला केस, फॉर एग्जांपल आप किसी रोड पे मूव कर रहे हो 100 मीटर पर सेकंड पे और आपको सामने रुकना है, तो आप क्या करोगे, आप ब्रेक लगाओगे और आपकी स्पीड को डिक्रीज करोगे और एक पोजीशन पे जाके रुक जाओगे। तो इनिशियली आप कुछ ना कुछ स्पीड से मूव कर रहे थे, आपने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया, इसका मतलब आपने वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज किया। तो पहला जो टाइप होता है जहां पे मैं मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता हूं वो है स्पीड को डिक्रीज करके। लेट्स से आपको कहीं पहुंचना है, आप किसी एक पोजीशन से स्टार्ट हुए और चलना स्टार्ट किया, तो बेसिकली आपने क्या किया कि स्पीड को इंक्रीज किया, इसका मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया, इसका मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज किया। तो मैग्नीट्यूड को चेंज करने के 2 तरीके, स्पीड को या तो डिक्रीज कर सकते हैं या फिर स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है बाय चेंजिंग डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड को चेंज करूंगा तो भी वो वेक्टर चेंज होगा, डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो भी वो वेक्टर चेंज होगा। फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है। एक और बात इस सर्कुलर मोशन के लिए वो ये है कि ये कांस्टेंट स्पीड, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड, इस कांस्टेंट स्पीड से ये सर्कुलर मोशन कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी? गौर कीजिए लेक्चर 2 पे जहां पे हमने वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया था कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से भी मूव कर रहा है तो इसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है। कैसे? फॉर एग्जांपल जब पार्टिकल यहां पे है तो डायरेक्शन क्या है, ये। जब पार्टिकल यहां पे है तो डायरेक्शन ये, जब पार्टिकल यहां पे है तो डायरेक्शन ये। तो हर पॉइंट पे इस बॉल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज हो रहा है?
तो जो दूसरा तरीका है जिस तरीके से हम वेलोसिटी वेक्टर को चेंज कर सकते हैं वो है बाय चेंजिंग डायरेक्शन। इस केस में ये जो बॉल है एक कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। चलिए तीसरा तरीका क्या है वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करने का, वो है बाय चेंजिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगेन मैंने ये बॉल ली, अब क्या हो रहा है, पिछले केस में तो ये कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी। अब इस केस में क्या होगा, जब ये मोशन स्टार्ट करेगी तो लेट्स से यहां से लेके यहां तक इसने अपनी स्पीड, यहाँ पे 0 था, यहां से लेके यहां तक इसने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया 10 मीटर पर सेकेंड, यहां से लेके यहां तक 20, यहां पे हो गई 30, यहां पे हो गई अगेन 20। तो बेसिकली थ्रू आउट द मोशन इसकी स्पीड भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है और इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इस केस में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज हो रहा होगा। तो ये कुछ तरीके थे वेलोसिटी वेक्टर को चेंज करने के। तो अगर इन तीनों एग्जांपल्स में से अगर कोई भी एग्जांपल आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी में जब चेंज आ रहा है तो हम एक नया पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। तो अगर पिछले 3 केसेस में आपको कुछ भी दिखता है, एक भी केस दिखता है, तो आपके दिमाग में एक्सेलरेशन की पिक्चर आनी चाहिए। चलिए अब एक्सेलरेशन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये जो रेट है ना, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकेंड। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें टाइम आएगा। जब भी रेट आए आपके किसी भी लैंग्वेज में उसका मतलब है पर यूनिट टाइम, मतलब डिनोमिनेटर में आपके पास सेकेंड आएगा या फिर टाइम की यूनिट आएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। अगर मैं आसान भाषा में आपको बताऊं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, मैंने ये बात कही कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो हर सेकंड वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है ये मुझे बताता है एक्सेलरेशन। तो आसान भाषा में जो डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन की वो होती है हर सेकंड वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ये मुझे बताता है एक्सेलरेशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकंड मेरी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं 0 से स्टार्ट होता हूं तो जो मेरी वेलोसिटी 1 सेकंड बाद होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद जो होगी वो होगी 30 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और मैथमेटिकली हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली जहां पे भी चेंज की बात आती है पूरी फिजिक्स में या कहीं पे भी, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और पूरी फिजिक्स में
फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसको हम v वेक्टर से डिनोट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसको हम u वेक्टर से डिनोट करेंगे और टाइम टेकन हमारा t हो गया। तो ये बेसिक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है एक्सेलरेशन का। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। बात समझे कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल को हम v से डिनोट करते हैं और इनिशियल को हम u से डिनोट करते हैं, तो v माइनस u डिवाइडेड बाय t, दैट इज माय एक्सेलरेशन। चलिए एक्सेलरेशन के बारे में कुछ और बात करते हैं। सबसे पहली बात, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर? तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी है? बिकॉज हियर चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज अलोंग change in velocity, change in velocity। मतलब ये कि इसका जो डायरेक्शन फाइनली निकल के आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी का, वो डायरेक्शन मेरे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। कैसे? फॉर एग्जांपल, इनिशियली आपकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनली आपकी वेलोसिटी है -1 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज क्या आया? माइनस फाइनल 1 माइनस इनिशियल 2। लेट्स से इसको टाइम लगा 1 सेकेंड, तो ये कितना हो गया? 1। तो ये कितना हो गया? -3 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आया? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या आ गया? नेगेटिव। तो इसीलिए मैंने कहा कि वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो डायरेक्शन होगा वो आएगा अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। बात समझ है? चलिए अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट मेरे पास क्या है? एसआई यूनिट मेरे पास है, देखो ऊपर है वेलोसिटी और नीचे है टाइम। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी हो गया और 1 सेकेंड टाइम का आ गया, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास एसआई यूनिट आ जाती है एक्सेलरेशन की। चलिए अब एक बात गौर से सुनना कि मैंने यहां पे बताया कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड? इसका मतलब क्या हुआ कि हर सेकेंड वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया वो आया 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी एक्सेलरेशन की और किस तरीके से एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाता है, और प्रैक्टिकल डेफिनेशन भी क्लियर होगी कि हर सेकेंड वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हमने वेलोसिटी में 4 टाइप के डिफाइन किए थे, इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन में भी 4 टाइप डिफाइन करते हैं, और उनमें से जो पहला टाइप है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज नथिंग बट, अगर एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं हो रहे हैं, दोनों ही सेम है, तो उस टाइप का जो एक्सेलरेशन होगा वो कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड and direction of the acceleration remains constant during the motion of the body। मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अगर मैग्नीट्यूड भी मेरे पास कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो इस तरीके का जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर वही बात कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि अगर मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों ही चेंज हो रहे हैं एक्सेलरेशन का, तो उस तरीके का जो एक्सेलरेशन होगा वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक को भी चेंज कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप का एक्सेलरेशन है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जैसा कि हम वेलोसिटी में डिफाइन करते हैं एवरेज, एक
फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए, इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी जब हम एक फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करेंगे तो वो एक्सेलरेशन कहलाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी, बॉडी कुछ इस यहां पहुंच गई और फाइनल वेलोसिटी कुछ ये है। बात समझ आए। और यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टाइम जो लगा है वो लगा है t। टाइम जो लगा है वो लगा है t। अब t टाइम लगा है तो मुझे पता है एक्सेलरेशन जब कुछ फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है तो हम उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन बेसिकली मुझे क्या बताता है कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल change in velocity divided by total time। कहने का मतलब क्या है कि यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करूं तो जब यहां पे वेलोसिटी u थी तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ और भी होगी, यहां पे कहीं ना कहीं कुछ और भी होगी, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। इनिशियल से लेके फाइनल तक टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय इनिशियल से लेके फाइनल तक टोटल टाइम क्या लगा, दैट इज माय एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी को मैं डेल्टा v वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं और टोटल टाइम को मैं डेल्टा t से डिनोट कर रहा हूं। तो टोटल चेंज क्या हो जाएगा, दैट इज माय v माइनस u डिवाइडेड बाय लेट्स से t फाइनल माइनस t इनिशियल। अगर इनिशियल टाइम 0 होगा तो यहाँ पे ti की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। वैसे मैंने 2 सेकंड पे नोट करना स्टार्ट किया, फिर 2 सेकंड पे यहाँ पे 0 पे यहाँ पे था, मैंने 2 से लेके 5 के बीच में बात कर रहा हूं तो 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 सेकंड। इस तरीके से हम टाइम को भी t फाइनल माइनस t इनिशियल लिख सकते हैं। तो डेल्टा v बाय डेल्टा t विच इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, ये कहलाता है मेरे पास एवरेज एक्सेलरेशन। I hope this thing is clear to you. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे है, ये होते हैं 4 फाइनाइट टाइम इंटरवल के लिए ये डिफाइन होता है। बाकी सब चीजें तो सेम ही है, बेसिकली इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सारी बातें सेम ही है। चल आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से हमने एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस की बात की थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी एवरेज एक्सेलरेशन के बाद जो हमारा चौथा टाइप आता है वो आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बेसिक सा फंडा जो हमने यूज किया था एवरेज से लेके इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करने का, वही फंडा हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये क्या होगा, डेल्टा v बाय डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, यही होगा। मतलब जब जब मैं एवरेज से इंस्टेंटेनियस पे आऊंगा तो एवरेज का जो टाइम पीरियड होगा उसको टेंड्स टू 0 ले लूंगा, तो ये डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा d में, सो ये हो जाएगा dv बाय dt। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है dv बाय dt।
और ये डिफाइन होता है फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। चल, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला और होता है, उसको समझने की कोशिश करें। मेरे पास एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया dv बाय dt। मैं क्या कर रहा हूं, इसको ds से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ds से डिवाइड कर रहा हूं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वापस बात वही हो जाएगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर लिख रहा हूं, इसको इधर लिख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर नीचे 4 into 3 लिखा हुआ है तो मैं इसको 3 into 4 भी तो लिख ही सकता हूं ना। तो इसको इधर लिख रहा हूं और इसको इधर लिख रहा हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ds बाई dt इंटू dv बाय ds। ds बाई dt बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा v dv बाय ds। ये होता है मेरे पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आता है v dv बाय ds। ये मेरे पास कहलाता है एक्सेलरेशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए, तो दो फॉर्मूले जो मेरे पास निकल के आए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के, एक तो ये निकल के आया और एक ये निकल के आया, विच इज v dv बाय ds। v क्या है, वेलोसिटी। यहां पे v क्या है, वेलोसिटी, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट कह लो या फिर पोजीशन कह लो, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन। बात समझ आई? जिस तरीके से पोजीशन चेंज होगा उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए पहला सवाल क्या है, अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड कार स्टॉप्स इन 4 सेकेंड, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस 4 सेकेंड्स। हलवा सवाल। बेसिक सी बात जो यहाँ पे हमको दे रखी है वो ये है कि कोई एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है, ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक एंड कार स्टॉप्स का मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड जो टाइम लगा वो लगा 4 सेकेंड। तो मुझसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेसिक सा फंडा जो यहां पे यूज होगा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो ये था कि फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है 20 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो मुझे लगा वो लगा 4 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन मेरे पास जो निकल के आया वो निकल के आया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। अगर मैं इसकी बात करूं, सवाल की बात करूं, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या होगा कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और मैक्सिमम स्पीड उसकी होती है 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर, क्या किलोमीटर पर आवर एक ऐसा यूनिट है? नहीं, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं? जब भी मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो 5/18
18 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे ये गया तो ये निकल के आती है 5 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना लगा इसको, टाइम आपको दे रखा है 2 सेकेंड और मुझसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। Average acceleration is nothing but final velocity. Final velocity is 5 minus initial velocity which is 0 divided by time taken which is 2. तो ये हो जाएगा 5 by 2 which is equals to 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात जो इस सवाल में और इससे पिछले वाले सवाल में नोट करने की है वो ये है कि फर्स्ट वाले सवाल में क्या हो रहा था, स्पीड पहले थी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनली हो गई 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे क्या हो रहा है कि स्पीड जो है वो डिक्रीज कर रही है। यहां पे क्या हो रहा है कि स्पीड डिक्रीज कर रही है, स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकल यहां से मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से और फाइनली इसकी वेलोसिटी हो गई 0 और इसको यहां से लेके यहां तक टाइम लगा 4 सेकेंड और मेरे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो निकल के आया -5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इनिशियल वेलोसिटी को मैंने पॉजिटिव लिया है तो ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव लिया है और एक्सेलरेशन मेरे पास नेगेटिव आया है तो ये डायरेक्शन मेरे पास नेगेटिव आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जब मेरे पास स्पीड डिक्रीज होगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। नेक्स्ट सवाल, इसमें क्या था कि इनिशियली मेरे पास जो वेलोसिटी थी वो थी 0, फाइनली मेरे पास जो वेलोसिटी आई वो आई 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है। अब एक्सेलरेशन भी मेरे पास निकल के आया इसी डायरेक्शन में क्योंकि पॉजिटिव आया विच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिक सा फंडा क्या हुआ कि इनिशियली वेलोसिटी थी 0, फाइनली हो गई 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड में इंक्रीमेंट आया, स्पीड इंक्रीज हुई और स्पीड इंक्रीज हुई तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड इंक्रीज होती है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड डिक्रीज होती है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी then speed increases, or if acceleration is opposite to the direction of velocity then speed decreases। ये हमने एग्जांपल्स के थ्रू भी देखा। अच्छा, एक और गलतफहमी जो बच्चों को रहती है वो ये रहती है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बेसिकली स्पीड डिक्रीज होती है उसको बोलते हैं। तो ये जो केस होता है जहां पे स्पीड डिक्रीज होती है इसको बोलते हैं स्पीड डिक्रीजेस रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बेसिकली बेसिक सा फंडा कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आया इसका मतलब ये नहीं कि वो रिटार्ड कर रही होगी बॉडी। बेसिक सा फंडा जो हमको यूज करना है थ्रू आउट आवर फिजिक्स वो ये कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो मोशन जो कहलाएगा वो कहलाएगा रिटार्डेशन। बात समझ है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो मोशन जो कहलाएगा वो कहलाएगा रिटार्डेशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अच्छा, अब एक और बात जो अक्सर सवालों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये कि अगर आपको ये बोल दे कि फाइंड द रिटार्डेशन तो वहां पे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी सवाल में आपको बोलता कि फाइंड एवरेज रिटार्डेशन
एवरेज रिटार्डेशन, तो इसका आंसर आता 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन से आपने ऑलरेडी ये बात समझ ली कि वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए, हमने पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्या बोला है? इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। क्या बोला है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है, देन डायरेक्शन विल चेंज एंड मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। कैसे? समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये मेरे पास एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। अब स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज कब होगी? जब एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो। अभी हमने पढ़ा स्टार्टिंग के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में हुआ तो स्पीड इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो स्पीड डिक्रीज होगी। अब स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज तब होगी जब एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट आइदर वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो या इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। लेकिन ये तो 90 डिग्री पे है, इसका कॉस भी लोगे तो cos 90 0 होता है। जब भी दो वेक्टर्स 90 डिग्री में हो, इसका मतलब क्या है कि उन दोनों का एक दूसरे के अलोंग कोई कंपोनेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री आता है, cos 90 कितना होता है? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है, और एक्सेलरेशन है भी सही। इसका मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, और कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, और वेलोसिटी चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन के अंदर चेंज आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, तो डायरेक्शन में चेंज आएगा और मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये 90 डिग्री भी नहीं है, 180 डिग्री भी नहीं है, और यहां पे 0 डिग्री आएगा। अच्छा, 0 डिग्री भी नहीं है, 180 डिग्री भी नहीं है, और 90 डिग्री भी नहीं है, तीनों केस नहीं है। मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलोंग भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, और परपेंडिकुलर भी नहीं है। तब क्या होगा? तब हमारे पास मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। क्यों? समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है और इस डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर है। लेट्स से ये एंगल है थीटा, जो कि ना तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री होता तो ऐसे बनाता, ना 180 डिग्री है, 180 डिग्री होता तो ऐसे बनाता, ना 90 डिग्री है, 90 डिग्री होता तो मैं ऐसे बनाता। ये कुछ एंगल है, लेट्स से 60 डिग्री, 30 डिग्री, जो भी इन तीनों के अलावा कोई सा भी एंगल हो सकता है। चलिए, मैंने ये एंगल लिया। अब अगर आप गौर करोगे तो एक्सेलरेशन के इस बार दो कंपोनेंट निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से कंपोनेंट निकल के आ रहे हैं देखने की कोशिश करेंगे। एक कंपोनेंट तो अलोंग दी वेलोसिटी आएगा, ये कौन सा होगा? a cos थीटा, जिसको मैं a पैरेलल भी बोलूंगा, ठीक है। और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी निकल के आएगा, जिसको जो होगा a sin थीटा, जिसको मैं a परपेंडिकुलर भी बोलूंगा। अब अगर आप गौर से देखोगे तो क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट हेल्प कर रहा है इसकी स्पीड को इंक्रीज करने में, और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट हेल्प कर रहा है इसके डायरेक्शन को चेंज करने में। तो इस केस में क्या होगा? स्पीड भी चेंज होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगा। और ये कब होगा? जब हमारे पास एंगल ना तो 0 है, ना 180 है, ना 90 डिग्री है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास एक टेबल बन के आया जहां पे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड के साथ क्या क्या होगा समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या सिनेरियो है यहाँ पे। चलिए, सबसे पहली बात, अगर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मेरे पास पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, और डायरेक्शन सेम है
तो स्पीड क्या होगी, स्पीड विल इंक्रीज। चलिए, अगर किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो बताइए स्पीड के साथ क्या होगा। मतलब वेलोसिटी एक डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे पास स्पीड जो होगी वो होगी डिक्रीज। चलिए, अगर मेरे पास वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, मतलब कि वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर किसी पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्पीड के साथ क्या होगा, इसका मतलब वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड विल डिक्रीज। एट लास्ट, अगर मेरे पास वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है स्लैश नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टिकल लेट्स से यहां पे है और इसकी वेलोसिटी जीरो है। अब मैं एक्सेलरेशन इधर भी लगा सकता हूं और इधर भी लगा सकता हूं, तो क्या होगा, बेसिकली स्पीड इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रेस्ट पे हूं, अगर मैं एक्सेलरेशन इधर लगाऊंगा तो स्पीड इधर इंक्रीज हो जाएगी और अगर मैं एक्सेलरेशन इधर लगाऊंगा तो स्पीड इधर इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे क्या आता है कि स्पीड विल इंक्रीज in the direction of acceleration. Speed will increase in the direction of acceleration. जिस डायरेक्शन में मैं एक्सेलरेशन लगाऊंगा उसी डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो बेसिक सा फंडा, बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या क्या सीखा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का अगर डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड इंक्रीज होगी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो स्पीड डिक्रीज होगी, जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अगर रिटार्डेशन की बात करें तो वो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब अगर एक्सेलरेशन जो भी है उसका अपोजिट जो होगा वो रिटार्डेशन कहलाता है। बात समझ आए। नेक्स्ट, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो रिटार्डेशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन पॉजिटिव होगा, इस तरीके से। चलिए, उसके बाद हमने देखा कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगा। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल ना तो 0 डिग्री है, ना 90 डिग्री है, ना 180 डिग्री है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। और अगर वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव है तो स्पीड इंक्रीज होगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। आई होप दीज ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या बोला है, अ कार ट्रैवलिंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। कोई एक कार है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। कोई एक कार ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। अब तो याद हो जाना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 18 इंटू 5/18, 18 से 18 गया तो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कोई एक कार है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से। फिर क्या बोल रहा है, टेक्स अ यू टर्न विदाउट चेंजिंग स्पीड। इसी स्पीड से वो क्या करती है कि यू टर्न ले लेती है, तो मेरे पास स्पीड यहां पे भी क्या रहेगी, 5 मीटर पर सेकेंड। और इस यू टर्न को लेने में इसको टाइम लगा 5 सेकेंड। देन फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन व्हाइल टर्निंग, मतलब टर्निंग के दौरान इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहा हमको वो निकालना है। सिंपल सा फंडा जो हम यूज करेंगे वो ये करेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। चल, हम क्या करते हैं कि एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और दूसरे डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास फाइनल है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, -5 मीटर पर सेकेंड।
इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव क्यों लिया क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव क्यों लिया क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और टाइम मुझे कितना लगा 5 सेकेंड। चलिए एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहां पे मैग्नीट्यूड नहीं है, यहां पे वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के साथ लेंगे। ये जो नेगेटिव है ये क्या बता रहा है इस डायरेक्शन में, तो फाइनल कितनी है -5 माइनस इनिशियल कितनी है 5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 5 -5 माइनस 5 कितना हो गया -10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन कितना आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर। अब सवाल को पढ़िए और जवाब दीजिए, जितने में पानी पी लेता हूं। क्या बोला है चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मुझसे पूछा क्या है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल यहां से चल के यहां पे आया, और जब यहां से चल के यहां पे आया तो इसके एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मुझसे ये पूछा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ये दे रखी है वो ये है कि थ्रू आउट इट्स मोशन इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है और वो है 5 मीटर पर सेकेंड। जब हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे और उसके डायरेक्शन की जब हमने बात की थी कि जब कोई पार्टिकल किसी कर्व पे मूव करता है वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, तो यहां पे जब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, और जब इस पॉइंट पे बात करूंगा तो वेलोसिटी है अगेन 5 मीटर पर सेकेंड। बात समझे? अच्छा, अब ये एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट है तो ये एक डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अगेन अगर आप गौर करोगे तो ये वाला सवाल और पिछले वाला सवाल क्या सेम ही है, -5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, और टाइम कितना लगा, टाइम भी शायद 5 सेकेंड ही लगा। कांस्टेंट स्पीड फाइंड द, अच्छा टाइम नहीं दे रखा है, यहाँ पे टाइम भी नहीं दे रखा है और मुझसे एवरेज एक्सेलरेशन भी पूछा है। बढ़िया सवाल, टाइम नहीं दे रखा तो क्या हम टाइम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि ये मूव किया 5 मीटर पर सेकेंड से, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस कवर किया, टोटल सर्कल होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्कल हो जाएगा पाई इंटू आर। आर है मेरे पास 5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई। और किस स्पीड से कवर किया, स्पीड मुझे दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो क्या मैं टाइम नहीं निकाल सकता? टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 5 पाई, स्पीड है 5, तो ये कितना हो जाएगा पाई सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा, टाइम हमारे पास आ जाएगा पाई सेकेंड। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी विच इज -5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज 5 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये कितना हो जाएगा -10 बाय पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आप इसको आंसर लिख दोगे? नहीं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे पूछा है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10/पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है, तो अगर आपके पास ऑप्शन में -10/पाई होगा तो आप उसको गलत करके आओगे। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड आएगा 10/पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अच्छा, एक और बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सर आपने ये तो सिंपली कर दिया कि जब वो एक एंड से दूसरे एंड आएगा, आप ऐसे भी कर लोगे कि यहां से यहां जाएगा। अगर कुछ एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा तब क्या हम निकाल सकते हैं? लेट्स से 30 डिग्री 40 डिग्री इस तरीके से हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसी का एक बार हम छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। क्या डेरिवेशन है? बेसिक सा फंडा यूज करने वाले हैं वो ये है कि ये कोई सर्कुलर पाथ है, आप सबको पता है ना, मेरी ड्राइंग खराब है। ये इनिशियल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट है तो ये मेरे पास हो गया, अरे चल जा भाई, जस्ट अ सेकेंड, कहां गया सवाल, ये रहा। चल ये इनिशियल पॉइंट है और ये बात ध्यान रखना कि हमें ये फॉर्मूला जो हम डिराइव करने जा रहे हैं ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये स्पीड v, लेट्स से मैं बात कर रहा हूं किसी थीटा एंगल पे, क्या हो रहा है, मैं बात कर रहा हूं किसी थीटा एंगल पे, जब पार्टिकल थीटा एंगल कवर कर लेगा। कुछ हो रहा है क्या इसमें? I'm so sorry बेटा, ऐसे तो कुछ इश्यू दिख नहीं रहा है। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। जब पार्टिकल, ये जगह खराब है, दूसरी जगह पे करते हैं, इस तरफ करते हैं, है ना, हो जाती है टेक्निकल मिस्टेक से। क्या हो गया? चलिए बढ़िया से बन गया। इसका जो सर्कल है इसकी रेडियस आपको r दे रखी है और ये कांस्टेंट स्पीड से v से मूव कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं जब उसने थीटा एंगल कवर किया तो स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये बात तो समझ में आती है ना कि स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर आप गौर से देखो तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसको ऐसे बना दूंगा, यहां पे इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं ना, तो जब मैं पैरेलल शिफ्ट करूंगा तो ये मेरे पास v हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहां पे ऐसे बनाता हूं, लेट्स चेंज द कलर, ये v वेक्टर को मैं ऐसे बनाता हूं और इसको मैं ऐसे बनाता हूं, तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा और ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा होगा? यस और नो? और अगर ये थीटा होगा तो मुझे निकालना है, बेसिक सा फंडा जो मुझे निकालना है वो है चेंज इन वेलोसिटी। ये मेरे पास इनिशियल है और ये मेरे पास फाइनल है। तो बेसिक सा फंडा जो मैं यूज करने जा रहा हूं वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में मैं क्या यूज करूंगा कि रिजल्टेंट जो निकल के आएगा चेंज इन वेलोसिटी का, डेल्टा v का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा विच विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा, ये डेल्टा v का स्क्वायर होगा। चलिए, अच्छा अब ये बात तो समझ में आई ना कि डेल्टा v का स्क्वायर में 180 माइनस थीटा क्यों लिया, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कर रहे हैं। इसका मतलब इसको मैं पलटूंगा, मतलब ये फाइनल ये इनिशियल, तो इसको जब मैं पलटूंगा तो यहां पे मैं इसको ऐसे लूंगा, ये एंगल थीटा, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस
कॉस थीटा। ये v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बनेगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। 2v स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए 2v स्क्वायर, 2v स्क्वायर, अब 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कैसे? ऐसे कि कॉस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पे थीटा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2। इस तरीके से मैं कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं। ये सब चीजें हमने कहां पढ़ी थी, ये पढ़ी थी हमने बेसिक मैथमेटिक्स में। चलिए तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और ये जो निकल के आया, ये आया डेल्टा v का होल स्क्वायर। अब अगर मुझे डेल्टा v निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा। जब इस तरफ स्क्वायर रूट करूंगा तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, v स्क्वायर का v, साइन स्क्वायर का साइन, तो 2v साइन थीटा बाय 2। ये मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी और ये आगे जाके इतना ज्यादा काम आएगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो अगर थीटा एंगल पे मूव कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो आएगा 2v sin थीटा बाय 2। जैसे कि पिछले वाले एग्जांपल में थीटा की वैल्यू कितनी थी, 180 डिग्री। तो यहां पे अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करोगे, 2v sin 180 बाय 2 इज sin 90, sin 90 sin 90 होता है 1, तो क्या ये 2v आ गया। जैसे कि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, 2v ही तो आया, 10 आया ना बेसिकली। तो मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, विच इज 2v sin थीटा बाय 2। यहाँ पे अगर 60 डिग्री एंगल होता तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आता, 2 sin 60 बाय 2 विच इज sin 30, sin 30 इज 1 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू v, है ना। तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। चलिए कोई एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन मुझे दे रखी है 7t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 और मुझसे पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं, बेसिकली dx बाई dt यही हमारे पास वेलोसिटी होती है। तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 7t स्क्वायर, 7 तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, 2 आगे आएगा तो क्या आएगा 14t माइनस 2, t का डिफरेंशिएशन 1। और कितने पे पूछा है, 5 पे पूछा है, तो 14 इंटू 5 इज 70, t की वैल्यू 5 पुट कर दो, माइनस 2, 70 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 68 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का, ए पार्ट का आंसर हुआ और वो कितना निकल के आया, 68 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट जो सवाल हमसे पूछा है वो पूछा है एक्सेलरेशन एट का मतलब इंस्टेंटेनियस, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv बाय dt। तो वेलोसिटी मेरे पास निकल के आई 14t माइनस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन 14t माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन मेरे पास कांस्टेंट आया, तो चाहे मैं 1 सेकंड पे लिखूं, 2 सेकंड पे लिखूं, 3 सेकंड पे लिखूं या 5 सेकंड पे लिखूं, मेरे पास एक्सेलरेशन सेम ही रहेगा, विच इज 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी तो मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं? मेरे पास जो x दे रखा है वो दे रखा है 7t स्क्वायर। x इज इक्वल्स टू 7t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। एवरेज वेलोसिटी बेसिकली फाइनल पोजीशन या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे फाइनल पोजीशन मतलब 5 पे पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो 7 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 5। 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 इंटू 7 इज 175 माइनस 10 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा 170। अच्छा x एट 0 पे क्या पोजीशन रहेगी? ये 0 तो ये हो जाएगा 5। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आ जाएगा फाइनल विच इज 170 माइनस इनिशियल विच इज 5, तो आ जाएगा 165 मीटर। और एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट आया 165 और टाइम है 5। 5 1 जा 5 3 जा 5 1 जा 5 3 जा, तो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी 33 मीटर पर सेकेंड। और एट लास्ट हमसे जो सवाल पूछा है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। इसका कितना आंसर आया? 33 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 5। तो जो मेरे पास वेलोसिटी निकल के आई वो निकल के आई 14t माइनस 2। वेलोसिटी निकल के आई 14t माइनस 2। अब एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट 5 सेकंड निकालनी होगी। 5 सेकंड पे निकालने के लिए 14 इंटू 5 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 70 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 68 मीटर पर सेकंड। और इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 पे निकालनी है, तो 0 पे कितनी आ जाएगी? -2 मीटर पर सेकंड। चलिए अब एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 68 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है -2, तो यहां पे एक माइनस भी लगेगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विच इज 5, तो ये कितना हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाय 5। इसको आप अगर और सॉल्व करना चाहो तो 5 1 जा 1 इधर जाएगा 5 3 जा 0.2, सो 13.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमको पहले से ही आता था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है? द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, वेलोसिटी मुझे दे रखी है 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 where t is in second, find its acceleration at। यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है? एट का मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट बात हो रही है, और वेलोसिटी अगर मुझे दे रखी है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट मुझसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। चलिए इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा 4t माइनस 4, ये मेरे पास एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। अब मुझसे पूछा है 2 सेकंड पे, तो टाइम की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, तो 4 इंटू 2 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ आए? तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब मुझे दे रखा था तो मैंने सिंपली उसको डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट करके जिस पर्टिकुलर टाइम पे मुझसे पूछा वो मैंने निकाला। अब इसी कैटेगरी का एक सवाल और आता है, वो ये है। चलिए देखिए इसको और सॉल्व कीजिए, इतना मैं पानी पी लेता हूं।
चलिए समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोला है? द वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात समझने की कोशिश करना, पिछले सवाल में वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था, यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के हमने दो फॉर्मूले देखे थे, एक था dv by dt, एक था v dv by ds। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा? यहाँ पे यूज होगा दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। यहाँ पे x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और मुझसे पूछा है एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 2 मीटर। चलिए वेलोसिटी मेरे पास दे रखी है रूट 5 प्लस 4x। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियसली पूछा है, क्यों? क्योंकि एट यूज हुआ है। तो यहां पे हम dv by dt नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है। तो हम क्या यूज करेंगे? v dv by dx। वहां पे s मैंने यूज किया, यहां पे x यूज कर लिया, क्योंकि यहां पे x डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। चलिए सबसे पहले v क्या है? रूट 5 प्लस 4x मल्टीप्लाई बाय, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल लगेगा। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5 प्लस 4x की पावर 1/2। तो सबसे पहले बाहर वाला डिफरेंशिएट होगा, तो सबसे पहले 1/2 तो बाहर आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगी, तो 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा? 1/रूट 5 प्लस 4x। अब क्या होगा? इस 4x का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा? चलिए रूट 5 प्लस 4x से रूट 5 प्लस 4x गया, 2 1 जा 2 2 जा, तो जो एक्सेलरेशन निकल के आया वो निकल के आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन मेरे पास जो निकल के आया वो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो चाहे मैं 1 मीटर पे बताऊं, 2 मीटर पे बताऊं, 5 मीटर पे बताऊं, सब पे ही मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए इसी की एक वैरायटी और आती है, और वो सवाल ये रहा। क्या बोला है? द वेलोसिटी ऑफ any particle is related with displacement as x is equals to root v plus 1। और मुझसे पूछा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 5 मीटर। देखिए सवाल को और सोचिए किस तरीके से एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। सोचिए सोचो सोचो क्या मुश्किल है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। चल देखते हैं। अच्छा मुझे क्या दे रखा है? सबसे पहले देखते हैं। मुझे दे रखा है x इज इक्वल्स टू रूट v प्लस 1। पिछले वाले सवाल में v एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा था, यहां पे x एज अ फंक्शन ऑफ v दे रखा है। तो क्या मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये बना x स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या ये रूट कट जाएगा? तो ये क्या बनेगा? v प्लस 1। तो v क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 1। और क्या ये पहले वाला ही बन के आ गया? अब v एज अ फंक्शन ऑफ x हो गया, तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आएगा? v dv by dx यही आएगा। v मेरे पास क्या है? x स्क्वायर माइनस 1, और मल्टीप्लाई करना है इसके डिफरेंशिएशन से, तो x स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। चलिए अब मुझसे पूछा है एट x इक्वल्स टू 5 मीटर, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूं फिर 5 मीटर लिखूं, इससे अच्छा यहीं पे कर लो। x की वैल्यू 5 पुट करो, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 5 से, तो 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 1 इज 24 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा? 240 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप ये तीन वैरायटी देखिए कि अलग अलग किन किन तरीकों से क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्जामिनर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है? क्या बोला है? अ पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एट टाइम t इक्वल्स टू 0। मतलब इनिशियली x इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल है, स्टार्ट्स मूविंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल इनिशियली
x इक्वल्स टू 0 पे है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है। फिर क्या बोला है, with a velocity which varies as v is equals to alpha root x, v is equals to alpha root x, then velocity of particle varies with time s। बड़ा ही अच्छा सवाल है, अगर गौर से देखोगे तो 2 मिनट का सवाल है। अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है और बेसिक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की समझ है तो मुश्किल से 15 या 20 सेकंड का सवाल है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या दे रखा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और वेलोसिटी किस तरीके से फंक्शन ऑफ टाइम होगी ये मुझसे सवाल में पूछा है। चलिए अच्छा, v इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, तो क्या हम इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन होगा v dv बाय dx। चलिए v dv बाय dx, तो v क्या है, अल्फा रूट एक्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो अल्फा तो एक कांस्टेंट है, तो अल्फा तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये रूट एक्स से ये रूट एक्स गया तो एक्सेलरेशन आ गया अल्फा स्क्वायर बाय 2। अल्फा स्क्वायर बाय 2 आ गया, ये मेरे पास आया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या आया, एक्सेलरेशन इज अल्फा स्क्वायर बाय 2। अब देखो कि एक्सेलरेशन इज अल्फा स्क्वायर बाय 2। अब मुझे निकालना है एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, तो क्या मैं एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, dv बाय dt एंड इट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय 2। अब जो काम हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के साथ करते थे वही काम हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के साथ भी कर सकते हैं। ये dt इधर जाएगा, थोड़े से dt टाइम के लिए मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय 2 इंटू dt। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। छोटे से टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी मैं कांस्टेंट मान सकता हूं, तो बेसिक सा फंडा, अगर ऐसी छोटी छोटी जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी उन सबको ऐड कर दूंगा तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। तो बेसिक सा फंडा, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी क्या थी, 0, और बोला है क्यों 0, बिकॉज इट सेज दैट इट स्टार्ट्स मूविंग, तो 0। और मुझसे पूछा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी होगी v। dv का इंटीग्रेशन v और अपर लिमिट आ जाएगी v। चलिए अल्फा स्क्वायर बाय 2, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, अपर लिमिट लगाऊंगा तो t ही आएगा, लोअर लिमिट 0। तो v इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर बाय 2 इंटू t, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, which is v is directly proportional to t। कितना बेहतरीन सवाल था कि v हमको दे रखा था x का फंक्शन, इससे हमने एक्सेलरेशन निकाला और एक्सेलरेशन से वापस v निकाला, और जो दूसरा v निकल के आया वो निकल के आया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो इस तरीके से भी आपको सवाल पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज, अच्छा इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मुझे दे रखी है, x इज इक्वल्स टू u t माइनस 2 प्लस a। यहां पे a एक्सेलरेशन को डिनोट नहीं कर रहा, ये एक कांस्टेंट है, t माइनस 2 इसका स्क्वायर। और ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब t इक्वल्स टू 0 पे, तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। सो dx बाय dt इट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे u ऑलरेडी है तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं वेलोसिटी को मैं v से डिनोट कर रहा हूं। चलिए अब क्या है, u t माइनस 2, u तो कांस्टेंट है, t माइनस 2 का डिफरेंशिएशन होता है 1। चलिए प्लस a तो कांस्टेंट है, अब t माइनस 2 का स्क्वायर, सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन होगा 2 t माइनस 2, और t माइनस 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1। चलिए तो ये क्या आ गया, u प्लस
2a t माइनस 2, ये निकल के आया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये तो u होगा प्लस 2a 0 माइनस 2, तो ये तो u 2a इंटू माइनस 2 तो माइनस 4a। तो इनिशियल वेलोसिटी तो u माइनस 4a आई, ये नहीं आई, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। क्या बोला है? एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज a। एक्सेलरेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाय dt। एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt। चलिए, इसका डिफरेंशिएशन, u तो एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 2a डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और t माइनस 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो ये निकल के आएगा 2a। क्या ये कांस्टेंट है? a कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज a, ये गलत है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज 2a, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन पार्टिकल कितना है? 2a। लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। एट t इक्वल्स टू 2 पार्टिकल इज नॉट एट ओरिजिन। t की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो यहां पे 2 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, x की वैल्यू 0, तो ओरिजिन पे आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है। इकलौता सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 3, व्हिच इज एक्सेलरेशन इज 2a। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास? Acceleration of particle moving along x-axis is 2t plus 1. Find velocity and position of particle as a function of time. पहले हमारे पास पिछले सवालों में x दे रखा था, उससे वेलोसिटी लेके आए और वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन लेके आए। यहाँ पे उल्टा दे रखा है, मुझे दे रखा है एक्सेलरेशन और ये दे रखा है 2t plus 1 और मुझसे पूछा है वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो सबसे पहली बात, इसको मैं लिख सकता हूं dv बाय dt इज इक्वल्स टू 2t प्लस 1। ये dt इधर जाएगा तो dv इज इक्वल्स टू 2t प्लस 1 इंटू dt। इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, तो यहां पे 0, तो यहां पे भी 0, यहां पे टाइम t, तो यहां पे भी लेट्स से वेलोसिटी v, यहाँ पे वेलोसिटी v। तो बेसिक सा फंडा वो ये था कि dv का इंटीग्रेशन v 0 से लेके v तक 2t प्लस 1, तो 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन होता है t 0 से लेके t। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आ जाएगा? वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इससे ये गया t स्क्वायर प्लस t। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो क्या पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ला सकता हूं? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? इसको मैं लिख सकता हूं dx बाय dt इट इज इक्वल्स टू t स्क्वायर प्लस t और dx dt इधर चल जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा 0 0, यहां पे लेट्स से टाइम t, यहां पे पोजीशन x, तो ये क्या आ जाएगा? x आ जाएगा और यहां पे कितना आ जाएगा? t क्यूब बाय 3 प्लस t स्क्वायर बाय 2। अपर लिमिट t ही पुट करूंगा तो यही आ जाएगा। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा? t क्यूब बाय 3 प्लस t स्क्वायर बाय 2। सो बेसिक सा फंडा जो हम अभी तक जितना हमने पढ़ा उसका जो सार है वो ये है कि अगर मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन dx बाय dt, यही मेरी वेलोसिटी कहलाती है। v इज इक्वल्स टू dx बाय
dt। और अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, dv बाय dt। और अगर मुझे उल्टा आना है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो वेलोसिटी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt। ये हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। मतलब x से v जाना है तो डिफरेंशिएशन, v से x आना है तो इंटीग्रेशन, v से a जाना है तो डिफरेंशिएशन और a से v आना है तो इंटीग्रेशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so that's it from my side for today. Thank you so much everyone.